इकोक्लाइन, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा इकोक्लाइन। नाउ व्हाट इज दिस इकोक्लाइन, व्हाट डू वी मीन बाय इकोक्लाइन? इकोक्लाइन एक जोन होता है, ध्यान से समझना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक जोन होता है, इट इज़ अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। यानी कि यहाँ पर एकदम से चेंज तो नहीं होता, एक से दूसरे इकोसिस्टम में जब आप एंटर करते हो तो कॉन्टिन्यूसली जो चेंजेस आते रहते हैं एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम पर जाने पर, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इकोलाइन। तो इट इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर व्हेन देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज कॉम्पोजिशन। यानी कि अगर जिराफ यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बहुत चेंज ना देखने को मिल रहा है इस जिराफ 1 की पॉपुलेशन में, जिराफ 2 की पॉपुलेशन में और जिराफ 3 की पॉपुलेशन में। चेंजेस कुछ तो दिख रहे हैं, वो ग्रेजुअल भले ही दिख रहे हैं, मतलब एकदम से सडन नहीं है, धीरे धीरे करके हैं, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस विजिबल चेंजेस जरूर हैं। इकोलाइन देखने को कहाँ मिलती है? मुझे सबसे बड़ा फर्क तो ये मुझे पता लगाना है। इकोलाइन या इकोक्लाइन इट अकर्स अक्रॉस द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। यानी कि जब एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर चेंज आता है ना, वहां देखने को मिलती है। हाइट बदल गई, एल्टीट्यूड मतलब प्लेन रीजन से हम लोग प्लेट्यू या फिर माउंटेन्स पे गए, टेम्परेचर जब बदल गया, थर्मोक्लाइन कंडीशंस जिसको कहते हैं, सेलिनिटी जब बदल गई, हेलोक्लाइन जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर अगर डेप्थ बदल गई उधर, ठीक है, तो ये होता है इकोक्लाइन। अब इकोक्लाइन आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। इकोक्लाइन एक्चुअली देखो कुछ भी नहीं है, यानी कि इकोटोन का हमशक्ल है। आपको डेफिनेशन से ही पता लग रहा होगा यार। यहाँ पर बस आप जब एक इकोसिस्टम से दूसरे पर जाते हो तो बीच का जो एरिया होता है उसको भी तो इकोटोन कहते हैं। इकोक्लाइन बस ये है कि धीरे धीरे करके जो चेंज आ रहा है ना, मतलब इकोटोन में जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे उसका कहने का मतलब ये है, इकोक्लाइन का कंसेप्ट आपको ये समझाना चाहता है, समझने की कोशिश करना है इसे। वो आपको ये बोलना चाहता है, यहाँ देखो, बहुत नैरो फर्क है इसके अंदर। और एक हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं इस डायग्राम से? यहाँ पर इसको मिटाते हैं, यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये है डेजर्ट इकोसिस्टम, बीच में हमने सीखा था एक इकोटोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रासलैंड्स। यार ग्रासलैंड जब मैंने अभी तुम्हें रियल गूगल क्रोम पे जाकर जब फोटोज दिखाई थी तो वहां पर आपको क्या देखने को मिला था कि ग्रासलैंड क्या छोटा मोटा ग्रासलैंड था। यहाँ पर अगर आप देखो, ये आपको यही फोटो दिखाई दी, हाँ, ये आपको छोटा मोटा ग्रासलैंड देखने को मिल रहा है। तो चलो फिर भी ठीक है, इसको ऐसा बड़ी फील्ड देख लो, ये था वो, है ना, ये आपको छोटा सा ग्रासलैंड देखने को मिल रहा है, बताओ जरा, नहीं ना? अच्छा, अगर मैं इसको ये बोलूं, यहाँ पर मेरा माउस जा रहा है, ये ग्रासलैंड के प्लेन रीजन से चलते चलते थोड़ा बहुत एलिवेशन आ रहा है और यहाँ पर पहाड़ों की तरफ जाना शुरू हो गई है मेरी जर्नी। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बताओ, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ये सारे के सारे ग्रासलैंड्स हैं, लेकिन आप एक फर्क देख पा रहे हो, यहाँ पर कितनी ज़्यादा घास है, यहाँ घास बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र के बराबर। ऊपर इस तरफ घास नहीं है, कुछ छोटे छोटे पेड़ या झाड़ियाँ कुछ हैं, और यहाँ पर प्लेन रीजन है, फ्लैट बिल्कुल सपाचट,
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये एक स्लांटिंग हिल टाइप है, मतलब ये कुछ छोटा सा प्लेट्यू होकर हिल होकर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। यानी कि पूरे ग्रासलैंड के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस हैं कि अगर घोड़ा अगर यहाँ पर घास खा रहा है ए प्लेस पर, तो बी प्लेस ए से मैच नहीं कर रही है, सी प्लेस ए और बी से मैच नहीं कर रही है। अब आ जाओ वापस। इकोक्लाइन एक जोन है ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर when there is no sharp boundary between the two in terms of species composition। जैसा मैंने आपको विद इन द इकोटोन दिखाया ना चेंजेस, ऐसे ही जब एक इकोसिस्टम और दूसरे इकोसिस्टम के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा जब फर्क नहीं होता है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है जिसको हम मतलब वो कर सके। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि इधर तो दोस्तों शार्प बाउंड्री है कि ग्रासलैंड तब बने हैं कि इससे पहले जंगल था और इसके बाद रेगिस्तान है, या वाइसी वर्सा भी हो सकता है, बीच में लेकिन ग्रासलैंड है दोनों के, ठीक है। लेकिन इकोक्लाइन एक तब कंडीशन होती है दो इकोसिस्टम के अंदर, जैसे ग्रासलैंड तो एक वाइड एरिया कवर कर रहा है। अब आ जाओ इसके ऊपर, इकोक्लाइन पता है कहाँ बनता है, यहाँ ऐड करना अपनी डेफिनेशन के अंदर, इधर जब नैरो इकोटोन होता है ना, वहां बनता है इकोक्लाइन नैरो। क्योंकि बात यहाँ पर ना इकोटोन की कंसेप्ट की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि दो प्रकार के इकोसिस्टम बहुत नैरो हैं, उनके बीच में गैप मतलब बाउंड्री कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ बीच पर जैसे रेत और पानी की किस्सी हो गई थी, है ना, जो मैं एग्जांपल बता रहा था। बस वहीं पर जो एक जोन ऑफ ग्रेजुअल या फिर कंटिन्यूस चेंज आता है एकदम से, तो वो चीज़ है कि और बहुत ज़्यादा शार्प बाउंड्री नहीं है स्पीशीज कॉम्पोजिशन के अंदर, मतलब स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है कि इकोसिस्टम 1 के अंदर अलग हो, इकोसिस्टम 2 के अंदर अलग हो, इसलिए अलग नहीं है। पता है क्यों भैया, बाउंड्री बहुत वाइड नहीं है ना। जैसे घोड़े के पास तो बहुत स्पेस था ना, तो घोड़ा ना डेजर्ट में मिल सकता था ना फॉरेस्ट, जिराफ ना डेजर्ट में ना फॉरेस्ट में, ज़ेब्रा ना डेजर्ट में ना फॉरेस्ट में, वो तीनों की तीनों स्पीशीज सिर्फ ग्रासलैंड पे ही मिलेंगी। वो इसलिए मिलेंगी बिकॉज दिस इज अ वाइड इकोटोन। नैरो इकोटोन के अंदर स्कोप ही नहीं है ना इतना एकदम से स्पीशीज चेंज कर जाए, परिवर्तित हो जाए, तो वो दोनों जगह मिलेंगी, ठीक है। तो वो होता है इकोक्लाइन। इकोक्लाइन अकर्स अक्रॉस एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। यहाँ पर जब ए बायोटिक फैक्टर्स के अंदर जब चेंज आता है, जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स ए बायोटिक फैक्टर के होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जब ए बायोटिक नेचर के होते हैं, उनके अंदर जब चेंज आता है तब इकोक्लाइन हमें देखने को मिलता है। जैसे जब हाइट बदल गई, अब जैसे जब हाइट बदल गई यानी कि आप प्लेन रीजन से पहाड़ों की तरफ चले गए, तो आपको वहाँ पर जनरली जो पहाड़ी इलाके हैं, जिस प्रकार की स्पीशीज जो आपको देखने को मिलेगी, अब जैसे जैसे आप पहाड़ पे चलते जाओगे वो स्पीशीज की जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी टेम्परेचर के हिसाब से। कि भैया सांप जो हैं, स्नेक्स जो हैं, वो आपको प्लेन रीजन में भी मिल रहे हैं, दिल्ली में भी मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर जैसे इलाकों में भी मिलने की संभावना है। यहाँ पर एल्टीट्यूड की वजह से स्पीशीज के अंदर चेंज तो आएगा। दिल्ली वाले सांप जम्मू एंड कश्मीर वाले सांप से अलग होंगे, लेकिन इनके एक तरीके से स्पीशीज कॉम्पोजिशन में अलग फर्क होगा। डीएनए कंपोनेंट चेंज हो सकता है, सांप की प्रजाति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सांप है, इसलिए यहाँ पर स्पीशीज के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। टेम्परेचर की वजह से, सैलिनिटी की वजह से, डेप्थ की वजह से जब चेंजेस आते हैं तब हम उसको कहते हैं इकोक्लाइन। लेकिन दीज आर काइंड ऑफ वेरी लेस नोटिसेबल चेंजेस, बिकॉज यहाँ पर लिखा ही है, देखो, देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू इकोसिस्टम, या फिर उनकी दो इकोसिस्टम में मिलने वाले स्पीशीज के अंदर बहुत ज़्यादा शार्प बाउंड्री नहीं होती है। इसको ऐसे समझ जाओ, यार ग्रासलैंड इतना बड़ा एरिया है, मैं यहाँ से यहाँ तक अगर ट्रैवल करूँगा, यार मुझे एक बात बताओ, बीच में ग्रासलैंड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम स्ट्रक्चर का ये बनता चला जाएगा, चाहे मैं पहाड़ों के ऊपर से जा रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ। ये तो आपको देख के ही पता लग रहा है ना कि कितना चेंजेस तो हैं यार। हम इसको टोटल एक तरीके से ग्रासलैंड कह रहे हैं, लेकिन अगर ये सच में
एक सिमिलर नेचर का ग्रास लैंड है, तो ये घास और इस तरह का रीजन ये यहाँ पर क्यों मिसिंग है? या फिर ये रीजन ऐसे ही होता है यहाँ पर, आगे भी यहाँ पर भी घास नहीं होनी चाहिए थी। ये यहाँ पर थोड़े बहुत हिल और प्लेट्यू टाइप स्ट्रक्चर क्यों बन गए? ये फ्लैट क्यों नहीं है? यहाँ पर ग्रीनरी दिख रही है, यहाँ येलोनेस दिख रही है, यहाँ डार्क ग्रीनरी और थोड़ा सा ब्राउनिश इफेक्ट दिख रहा है। ऐसा क्यों? ये सिमिलर नेचर का क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है बिकॉज इसी कंसेप्ट को आप समझ सकते हो एज इकोक्लाइन। जोन है, जोन ऑफ ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके लेकिन कॉन्टिन्यूस चेंज आता चला जा रहा है। देखो, ज्यादा घास, कम घास और कम घास, फिर हिल और ऊपर बढ़ते बढ़ते घास गायब, फिर पहाड़ों के ऊपर तो फिर मिट्टी होती है और वो नहीं होती है। ऐसे आप समझ जाओ। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है इकोक्लाइन को एक बारी हम लोग सारा इरेज करके सिर्फ एक बार नजर और मारते हैं। थोड़ा सा अगर किसी को अनक्लियर रह गया तो उसे कंप्लीट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं मैं सिर्फ लास्ट टाइम एक बार। बाकी अगर एक बार रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन को अनलॉक करके देखो। इकोक्लाइन एक जोन है, यहां पर धीरे धीरे करके लेकिन लगातार चेंज आता जाता है। क्यों आता जाता है? क्योंकि हम मूव करते हैं फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का कोई बहुत मेजर या शार्प बाउंड्री या डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता बिटवीन द टू इकोसिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज कॉम्पोजिशन। यानी कि दोनों के अंदर किस बात का चेंज देखने को नहीं मिलता, किस बात का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता कि भैया स्पीशीज नहीं बदलेंगी दोनों इकोसिस्टम से, स्पीशीज नहीं बदलेंगी, बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगी। इसका एग्जाम्पल एक ये रहता है, बारिश के दिनों के अंदर जब बारिश हो रही है, आसपास के गांव में एक क्या है, एक तालाब है और गांव के आसपास यहां पर उस खेत के आसपास जो तालाब है मतलब या कुछ भी है, आप मान लो कुछ घर, कुछ बस्ती वगैरह बसी हुई है। यहां पर क्या है, इस तालाब के अंदर ऑलरेडी पानी रहता है और ये बारिश के दिनों में ऑलरेडी और ज्यादा चार्ज हो गया। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? फ्रॉग। लेकिन बरसात के दिनों में मेढक इस घर तक भी तो आते हैं। अब ये जो था तालाब, पॉन्ड, कुछ भी मान लो, ये टोटल तरीके से जहां पानी भरा हुआ है, मुझे ये समझाया गया है, मेरे टीचर ने ये समझाया मुझे, जहां पानी भरा है उसको मुझे कहना है डेट इज एक्वेटिक सिस्टम। जहां जमीन है, जहां घर बना हुआ है, घर पानी पे तो नहीं बनेगा, वो है मेरे लिए लैंड का टुकड़ा, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब यहां पर ये दो इकोसिस्टम क्रिस्टल क्लियर देख रहे हैं कि ये तालाब और घर के बीच में और घर और तालाब के बीच में, तालाब और घर के बीच में और घर और तालाब के बीच में, कैसे मर्जी मैं इसको कह लूं, यहां पर दो इकोसिस्टम है। वो तो है, एक लैंड का इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल, एक वाटर का इकोसिस्टम है। लेकिन स्पीशीज के कॉम्पोजिशन के अंदर कोई शार्प डिफरेंस नहीं है। वो मेढक दोपहर में 3 बजे तक इस तालाब में भी है, रात को वो घरों के वरांडे में, आंगनों में और खेत से होकर घर तक आ रहा है, घर से होकर खेत तक जा रहा है, फिर तालाब में चला जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? इट इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज तो हो रहा है वन इकोसिस्टम फ्रॉम अनदर, कि तालाब से घर तक दो इकोसिस्टम बन रहे हैं, एक जमीन का टुकड़ा है, एक पानी का हिस्सा है। लेकिन स्पीशीज कॉम्पोजिशन में जब दो इकोसिस्टम में स्पीशीज का फर्क नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा शार्प डिफरेंस नहीं होता है ना, कि वो स्पीशीज अगर एक इकोसिस्टम में मिल रही है तो दूसरे में भी मिलेगी, तब उसको हम लोग कहते हैं इकोक्लाइन। और वो दो इकोसिस्टम कॉन्टिन्यूसली होने चाहिए, एक साथ जुड़े हुए। अब देखो, तालाब पानी, जहां घर बना हुआ है, जहां खेत बने हुए हैं, वो लैंड हो गए ना, लैंड पानी दो अलग अलग तरह की इकोसिस्टम हो गए। लेकिन स्पीशीज दोनों की सेम। कांतर हमेशा गिली वाली जगह पर आती है, कभी धूप में आप कांतर नहीं देखोगे,
है ना, कांतर या तो जिसको कनखजूरा बोलते हैं वो हमेशा वैसे ही आता है, गीली उसको चिपचिपी गीली जगह पसंद होती है। तो अब वो घरों में भी निकल जाता है, घरों की नालियों से भी, और अगर आप आसपास इस तालाब के पास जा रहे हो तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल और है, बिल्कुल ऐड कर सकते हो उसे, स्नेक। खेतों में भी देखने को मिल रहा है जहाँ पानी भरा हुआ है बरसात के दिनों में, और घरों में भी आ जा रहे हैं सांप। नीचे वाली लाइन को एक बार और देखो, कह रहा है इकोक्लाइन अकर्स अक्रॉस एनवायरमेंटल ग्रेडियंट जब भी एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर चेंज आता है। कह रहा है जब हाइट बदलती है, वातावरण बदलता है, मतलब टेम्परेचर वगैरह, थर्मोक्लाइन कहते हैं इस कंसेप्ट को हम लोग, या फिर हेलोक्लाइन जब बदलता है, सैलिनिटी बदलती है, डेप्थ बदलती है। ठीक है, इसको ऐसा मान लो, एक कंसेप्ट बताता हूं, अपने आप समझ जाओगे। जैसे मान लो कि किसी गड्ढे के अंदर एक खेत था, खेत में मिट्टी थी, नीचे मिट्टी के अंदर कुछ कुछ ना अर्थवॉर्म्स थे। बरसात के दिन आए, पानी भरा, उन अर्थवॉर्म्स से गड्ढों के अंदर पानी जो भरा वो बर्दाश्त नहीं करा गया, वो बाहर की तरफ निकल कर आ गए। बताओ इधर आया कि नहीं आया इकोक्लाइन का कंसेप्ट। इट अकर्स अक्रॉस द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, जब ग्रेजुअल चेंज आता है, धीरे धीरे चेंज आता है। अब एक ही दिन में तो कोई बाल्टी भर के पानी डाल नहीं देगा उसमें कि पूरे खेतों के अंदर पानी भर दो और अर्थवॉर्म्स को बाहर निकाल देते हैं। ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं बरसात का दिन नहीं कह रहा हूँ, बरसात के दिनों में, बरसात के डेज में, ड्यूरिंग द रेनी डेज, इस प्रकार से जो जीव जंतु जो धरती के अंदर रहते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। कैसे? टेम्परेचर बदला या सैलिनिटी बदली या कुछ बदली। अच्छा, आप सैलिनिटी का कंसेप्ट समझाता हूँ। जो कांतर या फिर कन खजूरे के बारे में जानते हैं वो इतना जानते होंगे कि वो नमक या साबुनी वाली चीज़ से भागती है, फड़फड़ाती है। इसलिए जब वो किसी की खाल के अंदर या घुस जाती है ना, या जब चिपक जाती है, तो नमक डाल डाल के छुटाया जाता है उसको, है ना। अब ऐसे ही मान लो इसको, इस कंसेप्ट को। सैलिनिटी मतलब क्या, उसको सैलिनिटी पसंद नहीं है कन खजूरे को, या फिर जिसको आम भाषा के अंदर कांतर बोलते हैं हम लोग उसको। जैसे इसको ऐसे करके बना देते हैं, ये आपकी कांतर या फिर कन खजूरा, ठीक है। इसको बिल्कुल भी सैलिनिटी पसंद नहीं है, नमक वगैरह पसंद नहीं है, ये फड़फड़ाती है उससे। एक इंसान के मान लो ये पैरों में चिपक गई पीछे आकर, आपने नमक मारा, ये बाहर निकल गई। ऐसी अगर घर की नालियों की बात कर लो, ये वहां पर है, आपने साबुन का पानी या फिर वॉशिंग मशीन का पानी जिसमें ऑलरेडी साबुन मिक्स है, या फिर नमक वगैरह उसके अंदर, या फिनाइल की गोलियां मारी, तो ये फड़फड़ाकर बाहर आ गई वहां से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीशीज के अंदर कोई ज़्यादा कंपटीशन आया कि अभी तक वो नाली के अंदर थी, आपको ये भी नहीं पता था, मतलब पानी के अंदर जगह बनाकर बैठी हुई थी। लेकिन लैंड पर एक्वेटिक सिस्टम से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर आने में क्या टाइम लगा? उसको नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जैसी सैलिनिटी बदली वो एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में आके बैठ गई।